नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। इस खास पेशकश में बात होगी लखनऊ में बीजेपी की बड़ी बैठक को लेकर। दरअसल 2024 लोकसभा चुनावों को देखते हुए सभी सियासी दल इस वक्त बेहद एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। मिशन 2024 के लिए देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी अंतिम रूप देने में जुटी हुई है, अंतिम रूप की रणनीति बनाने में जुटी हुई है। तो देखिए, आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की राजधानी लखनऊ में अहम बैठक जारी है। तो वही बैठक में सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत कई मंत्री वहां पर मौजूद हैं। वहीं मीटिंग में चुनावी तैयारियों का रोड मैप तय होगा, मौजूदा और आगामी अभियानों को लेकर भी चर्चा होगी। वहीं बीजेपी ने अब की बार 400 के पार का नारा बुलंद किया हुआ है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है। अब ऐसे में सवाल यह है कि इस लक्ष्य को पाने के लिए सबसे ज्यादा फोकस जो है वो क्षेत्रवार और लोकसभा सीटवार सामाजिक समीकरण को कैसे साधा जाए। तो इसी मुद्दे पर करेंगे आज की बातचीत और एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद होगा। लेकिन उसके पहले प्रतिक्रियाएं और ये रिपोर्ट देखिए। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं चांसलर क्लब के बाहर, जहां पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की बैठक हो रही है। आशियाना स्थित चांसलर क्लब में ये बैठक शुरू हो गई है और 2 बजे तक चलने वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक के अलावा राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह के अलावा सरकार के कई मंत्री मौजूद हैं। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। इनमें सभी पार्टी पदाधिकारियों को पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी देने पर सहमति बन सकती है और इसके साथ ही बैठक में सभी लोकसभा चुनाव संचालन समिति, सभी लोकसभा में चुनाव कार्यालय बनाने और सभी 80 लोकसभा के प्रभारी और संयोजक बनाने पर सहमति बनेगी। लोकसभा के प्रभारी और संयोजक आज ही घोषित भी किए जा सकते हैं और हर लोकसभा में चुनाव का संचालन करने के लिए एक संचालन समिति बनेगी और विधानसभा स्तर पर भी एक संचालन समिति बनेगी। बैठक में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के बड़े नेताओं, साथ ही सांसद और पूर्व विधायकों के साथ जिला पंचायत अध्यक्षों को भारतीय जनता पार्टी में लाने की जो रणनीति है उस पर भी मंथन होगा। भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी दलों में सेंधमारी के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी है और सभी जिलों में विपक्ष के दमदार नेताओं की सूची भी मांगी गई है। इसके साथ ही ये भी कोशिश की जा रही है कि 30 जनवरी तक भारतीय जनता पार्टी के चुनाव कार्यालय भी लोकसभा में खोल दिए जाएंगे। आपको बताते चलें कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए राम मंदिर भी अहम मुद्दा है और जिस तरीके से 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन भी होना है, ऐसे में लगातार कांग्रेस से ये कहा जा रहा है कि फिलहाल वो प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होंगे। लिहाजा इसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो प्रक्रिया आई है उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि फिलहाल कांग्रेस इस पूरी चीज को, इस पूरी बात को धार्मिक मूवमेंट ना लेकर के इसमें भी कहीं ना कहीं राजनीति टटोल रही है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। प्रभारी होने के नाते अयोध्या में अच्छी तरीके से व्यवस्था हो, यह हमारी जवाबदेही है और उस दृष्टि से हम लोगों ने पिछले 3 दिन में ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा थी कि सरकार की ओर से कौन कौन से साल जो श्रद्धालु आए उनको किसी तरीके की कठिनाई न हो, उनके समाधान के लिए जो व्यवस्था की जा सकती है उस कार्य को हम लोग वहाँ पर कर रहे हैं। आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी संगठन की बैठक लोकसभा के 2024 के चुनाव की तैयारियों की दृष्टि से उस संदर्भ में। देखिए, भगवान राम पर कभी उन लोगों का विश्वास नहीं रहा है और कभी वो कहते रहे कि ये कल्पना का एक कथा है कि भगवान राम सबके हैं और ये उनके अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन भगवान तो राम सबके हैं और किसी एक का उस पर पेटेंट नहीं है, सबके हैं वो। भाजपा सरकार हर मोर्चे पर अब विफल है। युवाओं को नौकरी नहीं दे पाए, महंगाई नहीं कम कर पाए, देश में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, सिर्फ धर्म के सहारे आड़ में राजनीति कर रहे हैं। देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता अब इनका सच समझ चुकी है। न ये युवाओं की नौकरी को लेकर चिंतित है, न महिलाओं की, दलितों की सुरक्षा को लेकर, पिछड़े वर्ग के सामाजिक न्याय को लेकर बीजेपी के नेता मौन है। ऐसे पर इन पर कौन भरोसा करेगा, चाहे जितनी तैयारी करें। 2024 में उत्तर प्रदेश में
क्या गठबंधन 80 की 80 सीटों को जीतेगा? बीजेपी की भार बुरी तरीके से होने जा रही, वो नीचे देख नहीं पा रहे, जमीन बदल चुकी, हकीकत बदल। तो देखिए, तमाम दल, तमाम प्रतिक्रियाएं और लगातार तैयारियां भी देखने को मिल रही हैं बीजेपी की तरफ से। ऐसे में क्या कुछ रणनीति और भी पार्टियों की होने वाली है आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए, इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ दीपक बघेल जी, बीजेपी प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनु पासवान जी, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। साथ ही पंकज रस्तोगी जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ गए हैं। आप तीनों का मैं बहुत स्वागत करूंगी इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। और सबसे पहले मैं अनु पासवान जी आपके पास आऊंगी। देखिए, बीजेपी की ये बड़ी बैठक चल रही है जिसमें बीजेपी की रणनीति तैयार हो रही है। कल हमने अयोध्या में बैठक देखी, तो बीजेपी की तरफ से लगातार बैठकों का दौर जारी है, पदाधिकारियों की नियुक्तियां हो रही है, बेहद एक्टिव मोड में लोकसभा चुनावों को देखते हुए इस वक्त नजर आ रही है बीजेपी। ऐसे में अब आपकी क्या रणनीति होने वाली है? कब जनता के सामने आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को रखेंगे? सीट शेयरिंग को लेकर कब विस्तार से जानकारी हम तक पहुंचेगी? क्या जानकारी आप हमें देंगी? सबसे पहले देश की जनता को मेरा नमस्कार। देखिए स्वाति जी, एक बात, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाला है तो ऐसे वक्त में सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से अपनी अपनी तैयारी करती हैं, लगातार बैठकें करती हैं। तो बीजेपी भी ये कर रही थी, तो बहुत स्वाभाविक सी बात है चुनाव। और रही बात हमारी तैयारी की, तो देखिए हमारी भी लगातार बैठकें चल रही हैं, गठबंधन की भी बैठकें चल रही है, सीट शेयरिंग को लेके बातें चल रही है। और जिस तरह से कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के कार्यक्रम हो, चाहे समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम हो, लगातार सभी लोग, और सिर्फ आज ही से नहीं, कई महीनों पहले से ही हम सभी लोग अपने अपने तरीके से जमीनी स्तर पे जन जन तक लोग पहुंचने का काम कर रहे हैं, कार्यक्रम चला रहे हैं। चाहे वो दलित गौरव संवाद कार्यक्रम हो, अभी हाल ही में यूपी जोड़ो यात्रा अभी समाप्त हुई, आपने भी देखा, सब जान रहे हैं कि बहुत बड़े स्तर पे ये यात्राएं निकली। और अब आने वाले आगामी 14 जनवरी से माननीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकलने वाली है, जो मणिपुर से लेकर मुंबई तक की ये यात्रा है। तो ये सभी तैयारियां बहुत जोरों शोरों से चल रही हैं। और गठबंधन के एक लगातार बैठकें भी चल रही हैं, चाहे वो सीट शेयरिंग को लेके हो, या कह सकते हैं कि कोई कार्यक्रम को लेके हो, रणनीतियों को लेकर हो। तो इस तरीके से अभी हाल ही में कांग्रेस के प्रभारी भी हर 80 लोकसभा के प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं। संयोजक के तौर पे भी हम नीतीश कुमार जी का नाम आ रहा है, बस कुछ ही दिन में वो फाइनल भी हो जाएगा। तो ये सारी तैयारियां बहुत लंबे समय से कांग्रेस समाजवादी पार्टी कर रही है, और गठबंधन के रूप में भी अब बहुत जल्दी एक कार्यक्रम चलने वाले हैं, क्योंकि अब सीट शेयरिंग की थोड़ी सी बातें जो चल रही है, बस वो कुछ ही दिनों में फाइनल हो जाएगा। उसके बाद हम सभी लोग एक साथ मिलके क्षेत्रों में अपना कार्यक्रम करेंगे। अच्छा, चलिए, महत्वपूर्ण बात कही अनु जी ने। देखिए दीपक जी, कांग्रेस कह रही कि भाई इंडिया गठबंधन की भी तैयारी पूरी हो गई है, और देखिए जल्द ही जो है सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीरें सामने आएंगी, साफ निकल कर आएंगी। इस पर क्या कहेंगे आप? स्वाति जी, ये लोग वो लोग हैं जो आग लगने पर कुआं खोदते हैं, ये पहले से तैयारी नहीं करते। आप बताइए कि जहां पर जून में शुरू हुआ, जिनका जो घमंडिया गठबंधन था, उसका आज तक एक संयोजक निर्धारित नहीं कर पाया। अनु जी बोल रही है कि नीतीश जी का नाम चल रहा है, क्या वो प्रमाणित तौर पर बोल सकती है कि नीतीश जी का नाम फाइनल हो चुका है? वो अगर इतना बोल सकती है तो मुझे लगता है कि उन्हें बोल भी देना चाहिए कि नीतीश जी का नाम फाइनल हो गया। ना कोई मिनिमम एजेंडा तैयार कर पाए, आज तक उसका कोई। आज के डिबेट में आप भी बता दीजिए, प्रमाणित कर दीजिए संयोजक कौन है आपके गठबंधन के। अरे भाई, हम तो अपनी रणनीतियों को बात कर रहे थे और आपने तो उसी रणनीति में सवाल उठा दिया। डिबेट करने का कोई सही तरीका नहीं है, क्योंकि इनके पास ना तो कोई। चलिए अनु जी सुन लेते हैं जरा दीपक जी को, फिर मैं आपके पास आऊंगी। बोले दीपक जी। जी, हम तो लगातार 1.5 साल पहले से ही लगातार कार्यक्रम अपने करते रहे। हम तो प्रत्येक चुनाव खत्म होने के बाद अगले चुनाव में गंभीरता पूर्वक लग जाते हैं। हमारा पन्ना प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच में लगातार परस्पर संवाद के माध्यम से, जो डोरी होती है परस्पर संवाद की, उस डोरी के माध्यम से लेकर समन्वय और सहभागिता के साथ में लगातार निर्णय प्रक्रिया होती है। और आज आप देख भी रहे होंगे वो बैठक हो रही है, जहां पर केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व के साथ में बैठता है, फिर प्रदेश नेतृत्व क्षेत्रीय नेतृत्व के साथ में बैठता है, और क्षेत्र से लेकर पन्ना प्रमुख तक वो बातें जाती है। पन्ना प्रमुख को क्या धरातल में आने वाली समस्याओं को उनको केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाया जाता है, और लगातार रणनीतियां बनती है किस प्रकार से, किन नीतियों के तहत
जो विपक्षी जो लोग हैं उनको परास्त किया जाए, उस पर लगातार काम कर रहा है। हमारी लोक कल्याण की योजनाओं को लेकर आप देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से हमने लगातार अपनी लोक कल्याण की योजनाओं को पहुंचाया और नए लोगों को आच्छादित करने के लिए उनसे जोड़ने का काम किया। हम अपने 9.5 वर्ष का अपना रिपोर्ट कार्ड था वो जनता के सामने रख चुके हैं कि हमारी सरकार ने उन 9.5 वर्षों के अंदर किन किन योजनाओं से जनता को लाभान्वित किया। क्या इनके पास भी काम की योजनाएं थी? इन्होंने क्या क्या अपने कार्यकाल में किए? एक बार रखने चाहिए थे। ये लोग तो प्रत्येक तरफ से केवल और केवल विरोध के नाम पर राजनीति करते हैं। आज देश के अंदर, प्रदेश के अंदर भव्य दिव्य राम मंदिर बन रहा है, तो ये पहले बोलते थे कि न्योता कब आएगा, न्योता कब आएगा, न्योता कब आएगा। अब न्योता आ गया तो साहब हम नहीं जाएंगे, ये का कार्यक्रम। अरे राम इस देश की आत्मा है साहब, राम इस देश के हैं और उस देश के संविधान के ऊपर जब राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी की तस्वीर है तो संविधान ने भी उनको स्वीकारा है और आपने उनको स्वीकारने से मना कर दिया। क्या रही है इनकी समस्या नहीं है। इन्होंने कहा राहुल गांधी जी यात्रा पे निकले हुए। मैं तो कहता हूं अनु जी बड़ी अच्छी बात है, उनको ऐसी यात्रा पर निकलना चाहिए। एक बार नहीं निकलना चाहिए, कम से कम 8-10 बार और निकलना चाहिए, क्योंकि सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए लोग, महलों में रहने वाले लोगों को यात्रा पर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्होंने जमीन की धरातल नहीं देखा, ना ही देश की परिस्थितियां देखा, ना गांव गरीब किसान को देखा। केवल फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए, आप वीडियो बनवाने के लिए माइक लगा जाते। अगर आपने देखा होता तो शायद मुझे लगता है कि आपको ऐसी यात्राओं की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा नेता जमीन पर सोया, चाय बेचा, हमारा नेता लगातार गरीबों के बीच में संघर्ष किया, देश के लिए धारा 370 हटाने के लिए संघर्ष किया, सेना को सम्मान दिलाया, देश को सम्मान दिलाया, और वो नेता जब जाके प्रधानमंत्री बनाया और आज उनकी गारंटी पूरा देश विश्वास कर रहा है। आप देखिएगा कि किस आधार पर मुंगेरी लाल के हसीन सपने आप देख सकते हैं। आपको सपने देखने का अधिकार किसने नहीं छोड़ा। आप जिस उत्तर प्रदेश के अंदर 1 सीट तक सीमित है, 6% आपके पास वोट शेयर नहीं है, आप किस आधार पर कहना कि आप 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे? कम से कम कुछ तो जमीनी है, धरातल पर होना चाहिए ना। आप बोलते चलो हम 5 जीत लेंगे, 3 देख लेंगे, तो थोड़ा सा तो वो सत्यता के नजदीक होता। पर जब 80 की बात आ जाती है तो ये मुंगेरी लाल के 80 सपने हैं। स्वाति जी इनको देखने दीजिए। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर आज भी जनता विश्वास कर रही है, मोदी जी की गारंटियों पर जनता विश्वास कर रही है, और मुझे निश्चित ही लगता है कि हम ये तो आने वाला वक्त बताएगा जी दीपक जी कि कौन किस पर विश्वास कर रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जो है पंकज जी, वो भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। अनु जी आपके पास आऊंगी मैं। पंकज जी देखिए, एक तरफ जहां बीजेपी की तरफ से 400 सीटों का टारगेट रखा गया है, उत्तर प्रदेश की 80 सीटें साधने की बात की जा रही है, जीत की हैट्रिक लगाने की बात की जा रही है। पंकज जी, ऐसे में आप किस तरह की तैयारी बीजेपी की देख रहे हैं, कांग्रेस की देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी की देख रहे हैं और बाकी पार्टियों की देख रहे हैं? देखिए स्वाति जी, एक बात तो तय समझ लीजिए कि जिस तरह से कि लोकसभा का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 62 सीटें जीती थी और इस बार भाजपा का लक्ष्य है कि 80 में 80 सीटें में विजय प्राप्त की जाए। इसके लिए वो क्या नाम है, जैसे जिस तरह से आपके मध्य प्रदेश में उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों को उतारा, उस तरह से उत्तर प्रदेश के जितने जो डिप्टी सीएम है या अन्य जो भी मंत्री हैं उनको लोकसभा का टिकट दिया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी इसको टारगेट के रूप में ले रही है और आज एक बड़ी बैठक भाजपा कार्यालय में हो रही है, जिसमें जिस तरह का प्रयास किया जा रहा है कि ये संगठनात्मक किसको टिकट दिया जाए, किस तरह से ये कोalition किया जाए, इस तरह की एक बड़ी बैठक हो रही है। और रहा सवाल ये इंडिया गठबंधन का, इंडिया गठबंधन तो अभी तक संयोजक नहीं तय कर पाया है। उसका संयोजक कौन बनेगा, प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन बनेगा, उसमें अंतर विरोध बहुत है। और कांग्रेस तो एक पिछलग्गू पार्टी की तरह सबके आज देख रही है कि मैं उसको कौन टिकट दे दे। बंगाल में उसके साथ प्रॉब्लम है, ममता बनर्जी ने कह दिया मैं 2 सीटों से ऊपर नहीं दूंगी। और अगर बिहार की बात करें वहां भी यही स्थिति है। और उत्तर प्रदेश की बात करें, जिस राज्य में हम लोग निवास करते हैं, यहाँ पर देखिए उन्होंने 40 सीटों की डिमांड रखी थी, जिसको अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी है, जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने सिरे से नकार दिया। तो कांग्रेस के लिए मुसीबतों का सबब है। और दूसरी चीज मैं जो एक कहना चाहूंगा स्वाति जी, कि 3580 किलोमीटर की यात्रा निकाली राहुल गांधी ने पिछली बार, उस भारत जोड़ो यात्रा, उसके क्या परिणाम रहे? 3 स्टेट में भी कांग्रेस हार गई और बीजेपी ने वहां पर विजयश्री प्राप्त की, कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। और दूसरी चीज है कि 3580 किलोमीटर की यात्रा में उत्तर प्रदेश अपेक्षित रहा, उत्तर प्रदेश की उपेक्षा की गई। तो कैसे ये जो है इस तरह से ये सीटें जीतने का काम करेंगे? अब राहुल गांधी 14 तारीख से न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो उनका फोकस सीधे जो है देखिए आपके साउथ के राज्यों पे है। और जिस तरह से कांग्रेस ने अभी वहां निमंत्रण को स्वीकार कर दिया,
भाई नेहरू जी आज तक नहीं गए, राहुल गांधी नहीं गए, सोनिया गांधी नहीं गई, इंदिरा गांधी नहीं गई, कोई आज तक रामलला के दर्शन करने नहीं गया। और उसके बाद देखिए हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के लिए उन्होंने आज जो है मुस्लिम वोटों के चलते उन्होंने वहां का निमंत्रण, अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। आपको उसमें जाना चाहिए था। भगवान राम सबके हैं, हमारे सभी हिंदुओं के हैं और उनको वहां जाना चाहिए था। चलिए पंकज जी, आपकी इस बात को लेकर हम अनुज जी से जवाब ले लेते हैं। मेरा तो मानना है कि जनमानस भी 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को स्वीकार कर देगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और ये कांग्रेस की एक बहुत बड़ी गलती कही है, जो कही है कांग्रेस की, जो किस नीतियों पर कांग्रेस चल रही है, इसका खामियाजा कांग्रेस को निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। अनुज जी जवाब दें इस पर। जी स्वाति जी, मैं एक एक करके मैं सभी लोग के सवालों का जवाब दूंगी। सबसे पहले मैं दीपक जी की एक बात का जवाब देना चाहती हूँ, जो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं। मैं उसे एक बात बता दूं, ये वही राहुल गांधी जी हैं जो सोने का चम्मच लेके पैदा तो जरूर हुए, मगर जिन्होंने अंगारे भरे सियासी दौरों को भी देखा, जिन्होंने अपनी दादी के पार्थिव शरीर को भी देखा और अपने पिताजी के बम से उड़े हुए पार्थिव शरीर को भी देखा, तो ये वही राहुल गांधी जी जिन्होंने इतने दुख भरे तकलीफ भरी जिंदगी देखी, जो शायद दीपक जी, चाहे मोदी जी, चाहे अमित शाह जी ने भी ना देखा हो। ये वही राहुल गांधी जी है। और दूसरी बात, जो हमारे अभी राजनीतिक विश्लेषक जी कह रहे थे कि राहुल गांधी जी की न्याय भारत जोड़ो यात्रा में उत्तर प्रदेश उपेक्षित रहा, तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सबसे ज्यादा दिन 11 दिन उत्तर प्रदेश में ही राहुल गांधी जी का बीतने वाला है, जिसमें आगरा से लेके लखनऊ से लेके प्रयागराज, बनारस, सब जगह से ये यात्राएं गुजरेगी। तो कोई उपेक्षित नहीं था, ना कोई राज्य, एक क्रम के जरिए ही सारी चीजें होती हैं। तो ये राहुल गांधी जी का जो एक था कि वो सिर्फ वहीं रुकने वाले नहीं थे, उनको पता था कि उनके आगे की रणनीति क्या होगी। अनुज जी देखिए, पंकज जी ये भी कह रहे हैं कि भाई अगर भारत जोड़ो यात्रा का कोई लाभ नहीं हुआ है, चुनावों के में जो तस्वीरें हैं वो उलट गई, और यही कुछ जो है वो लोकसभा चुनावों में भी रिपीट होगा। इस पर आप क्या कहेंगे? कैसे नहीं हुआ स्वाति जी? भारत जोड़ो यात्रा के बाद ही हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना में चुनावी जीत आखिर उन्हीं की वजह से हुई, आखिर उसी यात्राओं की वजह से ये सारी जीत हुई। और चुनाव में चाहे जीत हो या हार, मगर वोटिंग परसेंटेज भी बहुत मायने रखता है। आप देख सकती हैं कि 5 राज्यों में मिला के कांग्रेस को भाजपा से भी ज्यादा वोट मिले थे। ये किसी से छुपा नहीं है, तो ये सारी यात्राओं का ही नतीजा है। और यूपी जोड़ो यात्रा जो अभी हुई, उसका भी नतीजा आपको आने वाले चुनाव में दिख जाएगा। और माननीय राहुल गांधी जी की जो मेहनत है, जो लगातार उनका ये दूसरा जो उनका ये यात्रा है, और पहले से भी ज्यादा लंबा यात्रा ये होने वाला है, उसका भी आपको चुनाव में, आने वाले चुनाव में इसका आपको असर जरूर मिल जाएगा। और राहुल गांधी जी की जो जिंदगी के ऊपर जो लोग ये टिप्पणियां करते रहते हैं, उनको मैं बता दूं, जो दुख तकलीफ वाली जिंदगी उन्होंने बचपन में देखी, शायद वो इस उम्र में भी उन्होंने ना देखी हो। तो ऐसा टिप्पणी करने से पहले, किसी के निजी जीवन पर टिप्पणी करने से पहले अपने जिंदगी के ऊपर भी इंसान को ध्यान देना चाहिए कि वो भी एक इंसान है जिन्होंने अपनी दादी, अपने पापा के पार्थिव शरीर को देखा है। तो कृपया करके इस तरह की टिप्पणी करने से बेहतर है कि कामों के ऊपर बात को। आप किस काम की बात करें? आप हमसे कह रहे हैं कि हम एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी करने लगते हैं। ये कैसी तैयारी है जो जमीनी स्तर पे नहीं निकलता है? आप बीएचयू वाले कांड पे चले जाइए, बीएचयू वाले गैंगरेप में चले जाइए, जिसमें 2 महीने बाद अगर आरोपी बाहर भी आते हैं तो पता चलता है वो बीजेपी के कार्यकर्ता है। उसपे मोदी जी का कोई स्टेटमेंट नहीं, क्योंकि वो तुम। चलिए अनुज जी, मुझे लगता है दीपक जी आपकी बातों का जवाब देना चाहते हैं। दीपक जी। स्वाति जी, मुझे नहीं पता, क्योंकि राहुल गांधी जी की आंखें अनुज प्रसाद जी के पास में, हमारे पास तो नहीं है कि राहुल गांधी जी ने क्या देखा क्या नहीं देखा। पर मैं आपको नहीं पता, क्या आप इसको झुटला सकते हैं? क्या इसको झुटला देंगे कि उनकी दादी की हत्या की गई, उनके पिताजी की हत्या की गई? आप कैसी बात कर रहे हैं? आप किस तरीके की बात कर रहे हैं? मैंने तो साइकिल के ऊपर बात की है। अनुज जी बात को पूरी कर लेते हैं। और उसमें भी आप करते हैं स्वाति जी, क्या मैंने कुछ ऐतिहासिक चीजों से अलग काम है? अनुज जी देखिए, दीपक जी पर्सनल कमेंट्स ना करें, दीपक जी। अनुज जी दीपक जी को सुन लेते हैं, जरा तैयारियों पर ही चर्चा करें। दीपक जी देखिए, पर्सनल कमेंट मत कीजिए। दीपक जी। मैं बिल्कुल पर्सनल कमेंट नहीं कर रहा हूँ। अनुज जी देखिए, सुन लीजिए। अनुज जी देखिए, सुन लीजिए।
आपने कैसे कह दिया? अनु जी देखिए, आपने उन्होंने जैसा बोल मुझे दिया, दीपक अब जी दीपक किया जी है। नहीं उस तरह की बातें करेंगे, उनकी बात पूरी कर लेने दीजिए उन्हें। दीपक जी, जी तो स्वाति जी इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दीजिए कि जो हमें बुलाया करिए जब इनको ही बोलना होता है। अगर ये बात सुनने के लिए आते तो हमारी भी बात सुने। तो हमने आप इनको किसी गैर- भी निजी जीवन में अनु जी जरा सुन लेते हैं। अनु जी देखिए, चर्चा हो रही है। अनु जी दीपक जी क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। आप लोग डिबेट में बैठे हैं तो कानून में बात करिए। चलिए पंकज जी, मैं दीपक जी मैं आपके पास आऊंगी। पंकज जी देखिए, क्या भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद तस्वीर बदलेगी? अनु जी देखिए, सुनने दीजिए, पहले दीपक जी का हम रुख करेंगे। दीपक जी जरा पंकज जी से भी समझने की कोशिश करते हैं। 10 सेकंड चलिए, ठीक है, ठीक है। बात ही नहीं। देखिए इनने क्या देखा हमें नहीं पता, हमने क्या देखा हम बता रहे हैं। हमने बड़े पेड़ को गिरते हुए देखा, उसके बाद जमीन को हिलते हुए देखा। हमने उन सिख बहनों को जलते हुए देखा, उनको निर्वस्त्र देखा। हमने उनको अपने संस्कार छोड़ते हुए देखा, अपने बीएचयू की छात्रा को निवर्त नहीं देखा आपने? बीएचयू की छात्रा को निवर्त नहीं देखा आपने? राहुल गांधी ने क्या देखा क्या नहीं देखा, हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। पंकज जी मैं आपके पास आऊंगी। पंकज जी देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद क्या तस्वीर बदलेगी? इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और सीधी सी बात है कि जिस तरह से तमिल संगम और जिस तरह से तमिलों के वहां 131 सीटें आती हैं साउथ में, और 131 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, स्वाति जी। तो उन सीटों पे फोकस करने का काम अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आज लक्षद्वीप प्रधानमंत्री जी गए, जहां पर 97% आबादी मुस्लिमों की है, और वहां उन्होंने जिस तरह का की भावना पे जिस तरह का पेश किया, उन्होंने वहां का विकास और वहां के बारे में जनमानस को बताया। इसका नतीजा है कि आप देखिए, मालदीव में जिन लोगों ने अभद्र टिप्पणी प्रधानमंत्री जी के ऊपर की थी वो वहां बर्खास्त हो गए, और आज जो है वहां कितने भारतीयों ने वहां का मालदीव के टिकट कैंसिल करा दिया है। ये सब प्रधानमंत्री की नीतियों को और प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता को प्रदर्शित करता है। और रहा सवाल राहुल गांधी और सोनिया गांधी की बात करें, ये लोग तो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं। 5,000 करोड़ का क्या नाम इनके ऊपर एलिगेशन चल रहा है, और वो बाकायदा कोर्ट में न्यायालय में है मामला। ये भी नहीं है कि किसी पार्टी ने उसको लगाया, वो बाकायदा न्यायालय में है जिसपे दोनों लोग जमानत में है। इस बात में वो कांग्रेस प्रवक्ता क्या कहना चाहेंगी? पंकज जी देखिए, मेरे पास वक्त की कमी है सर। तैयारियों पे एक बहुत शॉर्ट कमेंट ले, फिर हम दीपक जी और अनु जी के पास भी जाएंगे। पंकज जी तैयारियों पे बहुत शॉर्ट कमेंट दें। पंकज जी सवाल इस बात का है कि ये कांग्रेस के लोग पर्सनल कमेंट की बात नहीं है भाई। इंदिरा गांधी राजीव गांधी के बलिदान पर ही बोले। चलिए पंकज जी देखिए, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है। हम दीपक जी का रुख करेंगे। दीपक जी शॉर्ट कमेंट तैयारियों को लेकर, बहुत कम से शब्द। जी स्वाति जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार 14 की 14 सीटों पर फोकस कर रही है। वहां पर प्रभारियों की नियुक्ति हो चुकी है। वहां पर हम किस प्रकार की रणनीति के साथ में जाना चाहते हैं उसका काम हो चुका है। हम वहां पर प्रवासी कार्यकर्ताओं को भेज चुके हैं, वहां पर विस्तारकों को भेज चुके हैं। हम लोकसभा से लेकर विधानसभा विस्तारकों को भेज चुके हैं। हम अगली सरकार की जो योजना है विकसित भारत संकल्प यात्रा को, उसको भी वहां पर भेज चुके हैं। वो प्रत्येक जिले से लेकर ब्लॉक स्तर पर लगातार काम कर रही है। हमारा पन्ना प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक का पूरा नेतृत्व एकदम तैयार खड़ा हुआ है। हम इन विपक्षी जो जितने भी ये एजेंडे चला है उन सब एजेंडों को उतारे, और भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किए 9.5 वर्ष से लेकर 8-10 वर्ष की सरकार होने जा रही है, उन सभी वर्ष की चर्चाओं को लेकर हम जमीन पर जा रहे हैं। जनता का हमें समर्थन मिल रहा है। निश्चित तौर पर हम आगे हम विधानसभा लोकसभा चुनाव के अंदर जनता के अपूर्व समर्थन के साथ में 80 की 80 लोकसभा सीटें। चलिए अनु जी आपका भी शॉर्ट कमेंट। जी बिल्कुल स्वाति जी, देखिए जिस हिसाब से लगातार तैयारियां चल रही थी उसी तरीके से आज इस समय भी कार्यक्रम इस समय अब दीपक जी देखिए, अनु जी तैयारियों पे शॉर्ट कमेंट दे। दीपक जी देखिए बोलने दीजिए। दीपक जी देखिए, मेरे पास वैसे भी वक्त की कमी है, मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा। दीपक जी चलिए देखिए, तमाम पार्टियों की अपनी अपनी तैयारियां हैं और चर्चाएं काफी ज्यादा इस वक्त गर्म हो रही हैं। आप तीनों का मैं बहुत धन्यवाद करूंगी, आप हमारे साथ जुड़े। दीपक जी, अनु जी और पंकज जी मेरे साथ इस चर्चा में। फिलहाल इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।